हेलो दोस्तों, आर के लंच पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और आज से मैं आपकी बिजनेस स्टडी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें कि बिजनेस स्टडी आपका जो है कि हिंदी लैंग्वेज में होगा, 12वीं कक्षा वालों के लिए होगा और सीबीएसई का सिलेबस होगा। ठीक है, और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाऊँगा, जिसके राइटर आर के सिंगला हैं। ठीक है, तो आज से मैं आपकी ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और इस सीरीज में मैं आपके पूरे बिजनेस स्टडी की सिलेबस को कवर करूँगा। ठीक है, तो आज मैं आपके बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट प्रबंध की प्रकृति और महत्व की एक्सरसाइज 1.1 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज 1.1 में हम प्रबंध का परिचय जानने वाले हैं कि जैसे हमारा इंट्रोडक्शन होता है वैसे ही प्रबंध का इंट्रोडक्शन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं प्रबंध की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह को संपन्न किया जाता है। ठीक है, मतलब प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह को संपन्न किया जाता है। यहाँ पर कार्यों के समूह का मतलब प्रबंध के कार्यों से है। ठीक है, जो कि प्रबंध के 5 कार्य हैं, उन्हीं कार्यों को यहाँ पर समूह कहा गया है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और हम देख लेते हैं प्रभावपूर्णता और कुशलता, इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों का क्या मतलब है, क्या अर्थ इनका होता है। तो ये प्रभावपूर्णता और कुशलता, तो इनका अर्थ देखते हैं सबसे पहले कि इनका मतलब क्या होता है। तो प्रभावपूर्णता, इसका अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से है, चाहे लागत कितनी भी आए। मतलब जो प्रभावपूर्णता है इसमें कोई भी काम हो उसको समय पर खत्म करने से है। ठीक है, उसमें चाहे कितनी भी लागत आ जाए उससे कोई परेशानी नहीं है, बस काम समय पर खत्म होना चाहिए। अब कुशलता, तो इसका अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से है, चाहे समय कितना भी लगे। ठीक है, इसका मतलब ये है, मतलब प्रभावपूर्णता का जस्ट अपोजिट है ये। ठीक है, इसमें क्या है कि काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करना है, समय चाहे कितना भी लग जाए। मतलब एक काम को पूरा करने में हमें कितना भी समय लग जाए उसकी कोई बात नहीं, लेकिन इसमें लागत कम होना चाहिए, कम से कम लागत पर उस कार्य को पूरा करना होता है। ठीक है, तो ये है इन दोनों की परिभाषा। अब इन दोनों का उद्देश्य देख लेते हैं। तो प्रभावपूर्णता का उद्देश्य होता है अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना। मतलब जो भी इसके परिणाम है, जो भी इसके उद्देश्य हैं, उसको समय पर प्राप्त कर लेना इसका उद्देश्य होता है। और कुशलता का लागत लाभ विश्लेषण, मतलब कि उस काम को करने में कितनी लागत आई, उस पर कितना लाभ हुआ, इनका विश्लेषण करना। मतलब इसमें इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, न्यूनतम लागत पर, किसी भी काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करना। इसीलिए यहाँ पर इसकी लागत को देखा जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि इस पर लाभ कितना हुआ। ठीक है, तो लागत लाभ का विश्लेषण इसमें किया जाता है, इसका उद्देश्य ये है। अब इनका मुख्य केंद्र क्या होता है। तो प्रभावपूर्णता का मुख्य केंद्र होता है समय, कोई भी कार्य हो समय पर हो, लेट ना हो, देरी से ना हो। और कुशलता का है लागत, कोई भी कार्य हो न्यूनतम लागत पर हो, कम से कम लागत पर कार्य को पूरा किया जाए, इसमें समय कितना भी लग जाए कोई बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है समय से। ठीक है, तो ये है प्रभावपूर्णता और कुशलता। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप प्रबंध की परिभाषा और प्रभावपूर्णता और कुशलता को समझ गए होंगे, इन दोनों के डिफरेंसेस को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको इनमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब देख लेते हैं प्रबंध की विशेषताएं। तो सबसे पहला है प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रत्येक संगठन एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्थापित होते हैं। सभी संगठनों का उद्देश्य भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी संगठन स्थापित होता है तो वह किसी न किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही स्थापित होता है। ठीक है, तो एक बार में हो सकता है कि कई संगठनें स्थापित हो रही हों, तो क्या उन सभी संगठनों का उद्देश्य एक ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, सभी संगठनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। जैसे कोई उत्पादन संगठन है तो उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका उद्देश्य हो सकता है अधिकतम लाभ कमाना, क्योंकि जितनी भी संगठनें होती है उत्पादन वाली, उनका ज़्यादातर उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। ठीक है,
किसी ने स्कूल स्थापित किया तो उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य ये होगा कि वह उसका स्कूल अच्छा चले, ठीक है, उसके स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, ठीक है, टॉप स्कूलों में वो रैंक करे, ये उनका उद्देश्य हो सकता है। इसी प्रकार सभी संगठनों का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। कौन है? प्रबंध, ठीक है। अगला है प्रबंध सर्वव्यापक है। यदि किसी क्रिया में से प्रबंध को घटा दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता। यहाँ क्रिया का अर्थ व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक क्रियाओं से है, ठीक है। प्रबंध सर्वव्यापक है इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको प्रबंध से ना किया जाता हो, मतलब जिसमें प्रबंध शामिल ना हो, उपस्थित ना हो। सीधी शब्दों में बताऊं तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो प्रबंध के बिना पूरा होता हो, ठीक है। इसके लिए मैं आपको उदाहरण दूं तो जैसे अगर आपको ऑमलेट बनाना है तो ऑमलेट बनाने के लिए भी आपको प्रबंध करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कैसे? तो ऑमलेट बनाने के लिए आपको सबसे पहले अंडे का प्रबंध करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें जो भी सामग्री डाली जाती है उन सारी सामग्रियों का प्रबंध करना पड़ेगा। उसके बाद आप ऑमलेट बना के खा पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी और जितनी भी कार्य होते हैं, कोई सा भी ऐसा कार्य नहीं है जिनके लिए हमें प्रबंध ना करना पड़े, ठीक है। यहाँ तक कि रोटी पकाने के लिए भी प्रबंध करना पड़ता है। आटा लाओ पहले, फिर उसको गूथो, फिर उसकी लोई बनाओ, फिर उसको बेलो, फिर तवे पे डालो, तब जाके रोटी बनती है। तो इसी प्रकार जितने भी कार्य होते हैं सभी में कुछ ना कुछ प्रबंध करना पड़ता है। बिना प्रबंध के कोई सा भी कार्य संपन्न नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए प्रबंध सर्वव्यापक है। तो अगला है प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध को बहुआयामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह यहाँ पर बहुत सारे काम करता है, जैसे काम का प्रबंध, लोगों का प्रबंध और परिचालन का प्रबंध, ठीक है। प्रबंध बहुआयामी इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे काम करता है। अब वो कौन से काम है? तो सबसे पहला है काम का प्रबंध। तो सबसे पहले ये यह बताता है कि काम कौन कौन से करने हैं हमने, ठीक है। दूसरा लोगों का प्रबंध। अब जो काम बता दिए इसने बहुत सारे कि ये काम करने हैं, तो उसको करने के लिए लोग तो चाहिए, कर्मचारी भी तो चाहिए, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति इतने सारे काम तो कर नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर ये लोगों का प्रबंध करता है, यानी कर्मचारियों का प्रबंध करता है। अगला है परिचालन का प्रबंध। परिचालन, परिचालन का मतलब यहाँ पर ऑपरेशन से है, ठीक है। ऑपरेशंस जो कि एक संगठन में छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि उत्पादन, क्रय विक्रय, विपणन, विज्ञापन, ठीक है। ये जितने भी हैं छोटे छोटे कार्य, इनको ऑपरेशन यानी हिंदी में परिचालन कहते हैं। तो इन सब का प्रबंध भी कौन करता है? खुद प्रबंध ही करता है। इसलिए इसको प्रबंध को बहुआयामी कहा जाता है, ठीक है। अगला है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, और ये जो विशेषता है ये पूरे बिजनेस स्टडी में हर एक विशेषताओं में ये आएगा और सबका मतलब एक ही होगा, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो प्रबंध कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे हमेशा के लिए एक ही बार में कर लिया जाए। मतलब इसका मतलब ये है कि प्रबंध कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे हमेशा के लिए एक ही बार में तैयार करके रख लिया जाए ताकि दोबारा उसे ना बनाना पड़े, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रबंध को हमें परिस्थिति के अनुसार बार बार बनाना पड़ता है, क्योंकि आज कुछ और परिस्थिति है, कल कुछ और परिस्थिति होगी। तो इस अनुसार ही प्रबंध को हमें बदलना पड़ता है, ठीक है। अगला है प्रबंध एक समूह क्रिया है। एक संगठन में संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं जिन्हें एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। जब एक संगठन स्थापित होती है तो जो संगठन का उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिनको कि बहुत सारे लोग मिलकर कार्य करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत सारे काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए जो प्रबंध है वो एक समूह क्रिया है, ठीक है। अगला है प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रत्येक संगठन परिवर्तनशील वातावरण में स्थापित होता है और जीवित रहता है। अब जो संगठन होते हैं वो परिवर्तनशील वातावरण में स्थापित होते हैं, क्योंकि जो वातावरण है वो परिवर्तनशील होता है, कभी भी इसमें कुछ भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये परिवर्तनशील वातावरण में स्थापित होते हैं और उसी में जीवित भी रहते हैं। अगर ये जीवित रहना चाहते हैं लंबे समय के लिए तो उनको वातावरण के साथ खुद को परिवर्तित करते रहना पड़ेगा। अगर उन्होंने वातावरण का सामना नहीं किया तो वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रबंध को एक गतिशील कार्य कहते हैं, क्योंकि प्रबंध है जो वो वातावरण के साथ परिवर्तित होता रहता है। अगला है और लास्ट है ये प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध वह शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है, ठीक है। प्रबंध एक वह शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हवा।
हवा को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं कि हाँ हवा चल रही है, ठीक उसी प्रकार से प्रबंध भी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दूँ, जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल है, उसे पता लगा कि मेरा स्कूल अच्छा है, तो क्या उसने स्कूल को देखकर बताया कि अच्छा है? नहीं, उसने उससे महसूस हुआ कि उसका स्कूल अच्छा चल रहा है। कैसे? सारे टीचर है जो अपने टाइम पर काम कर रहे हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसके स्कूल का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो उससे उसको महसूस हुआ कि हाँ मेरा स्कूल अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो ये है जो कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रबंध के विशेषताएं पढ़ लिए। अब देख लेते हैं कि प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो प्रबंध के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला है संगठनात्मक, दूसरा है सामाजिक और तीसरा है व्यक्तिगत। ठीक है, तो आइए इन तीनों को भी विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है संगठनात्मक उद्देश्य। इसका अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग सभी हितार्थियों के हित में करने से है। इसके 3 आर्थिक उद्देश्य होते हैं: जीवित रहना, लाभ कमाना और विकास। ठीक है, संगठनात्मक उद्देश्य का मतलब संगठन में जो भी मानवीय और भौतिक संसाधन, मानवीय और जो भौतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं उनका प्रयोग हितार्थियों के हित में किया जाए। मतलब ये जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग उन्हीं के हित में किया जाए जो कि उसके असली हकदार हैं। ठीक है, मतलब जो भी संसाधन है उनका फालतू का बर्बादी ना हो, इधर उधर फैलाया ना जा सके, बर्बाद ना हो सके, वेस्ट ना हो, इसलिए उन सारे संसाधनों का प्रयोग उन्हीं के हित में किया जाए जो कि उसके हितार्थी हैं। ठीक है, जो कि जिनको वो, जिनके हित में वो होना चाहिए उन्हीं के हित में उसका प्रयोग किया जाए। ठीक है, और जो ये संगठनात्मक उद्देश्य हैं इसके आर्थिक उद्देश्य भी होते हैं। तो इसके 3 आर्थिक उद्देश्य हैं: जीवित रहना, लाभ और विकास। ठीक है, ये संगठनात्मक उद्देश्य हैं: जीवित रहना, लाभ कमाना और विकास। हर एक संगठन चाहता है कि वो लंबे समय तक जीवित रहे, और हर एक संगठन ये भी चाहता है कि उसको अच्छा लाभ हो और वो अपना विकास भी करना चाहता है। ठीक है, तो ये 3 उद्देश्य हैं जो संगठनात्मक उद्देश्य के हैं। ठीक है, तो अगला है सामाजिक उद्देश्य। इसका अभिप्राय प्रबंधकीय क्रियाओं के दौरान सामाजिक हितों का ध्यान रखने से है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जब भी प्रबंधकीय क्रियाएं हो रही हैं तो उस दौरान सामाजिक हितों का ध्यान रखें, प्रबंध की क्रियाओं में इतना व्यस्त ना हो जाए कि समाज के हितों को भुला दें। ठीक है, तो सामाजिक उद्देश्य का मतलब यही है कि जब भी काम करें तो उनके हितों का ध्यान रखें। अब उनके हितों का ध्यान कैसे रखेंगे? जैसे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, आप कोई संगठन लगा रहे हैं, कोई कंपनी लगा रहे हैं, तो उसके साथ ही आपको सामाजिक हित को भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? रोजगार का अवसर उनको उपलब्ध करा देंगे, उनके आसपास के वातावरण को दूषित होने से बचाएंगे। ठीक है, तो जितने भी ऐसे कार्य हैं वो सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सामाजिक उद्देश्य। अब देख लेते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य कौन से होते हैं, क्या इसका मतलब होता है। तो इसका अभिप्राय कर्मचारियों के संदर्भ में निश्चित किए जाने वाले उद्देश्यों से है। व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब क्या है? व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब कर्मचारियों के संदर्भ में, मतलब कर्मचारियों के संदर्भ में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी निश्चित किए जाते हैं, उन उद्देश्यों से है कि कर्मचारी के लिए कौन से उद्देश्य निश्चित किए गए हैं। जैसे कि इनकी जो कर्मचारी होते हैं, जो कि व्यक्तिगत उद्देश्य होता है इनका, उनका क्या होता है? वित्तीय आवश्यकता है। वित्तीय आवश्यकता में कर्मचारी चाहता है उसको अच्छा सैलरी मिले, बोनस मिले, ठीक है, लाभ भागिता मिले, सहभागिता मिले। जितनी भी ये आवश्यकताएं वो सारी होती हैं वित्तीय आवश्यकता में, जो कि कर्मचारी प्राप्त करना चाहता है। इसके बाद कर्मचारी की एक दूसरी आवश्यकता होती है सामाजिक आवश्यकता। इसका मतलब ये होता है कि कर्मचारी जहाँ पर, जिस स्थल पर कार्य कर रहा है, वहाँ का उसके जो सामाजिक आवश्यकता है वो पूरी हो। सामाजिक आवश्यकता का मतलब उसका सम्मान करें, ठीक है, आपस में उसका भी कोई एक लेवल हो, उसके ऊपर उससे बातचीत की जाए, आपस में दोस्ती करके रखें, मतलब आपस में मिलजुल कर रहें। ठीक है, तो ये सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। अगला है उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। अब जो कर्मचारी होता है उसकी एक आवश्यकता और है उच्च स्तरीय आवश्यकता है। कर्मचारी उच्च स्तरीय आवश्यकता की भी मांग करता है, और उच्च स्तरीय आवश्यकता में कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर प्रदान किया जाता है। मतलब उनको उनका ऊपर पदोन्नति, मतलब पहले छोटे पद पे थे, उसके बाद अब उनको ट्रांसफर करके बड़े पद पर लगा दिया जाता है। ठीक है ना, तो वो उनकी पदोन्नति वगैरह, मतलब कि वो भी ऊंचे लेवल पे काम करना चाहते हैं, उच्च स्तर पर कार्य करने के उनके भी अवसर प्रदान किया जाए वो चाहते हैं कर्मचारी। तो इन सारे उद्देश्यों से है। तो अब हम देखेंगे प्रबंध के महत्व, कि प्रबंध के कौन कौन से महत्व होते हैं। तो सबसे पहला है प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है।
एक संगठन में उद्देश्य की प्राप्ति कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी मैंने आपको प्रबंध की विशेषता में पढ़ाया है कि जो प्रबंध है वो समूह क्रिया है। ठीक है, तो जब प्रबंध समूह में कार्य करता है तो जब प्रबंध का उद्देश्य प्राप्त होगा तो वो भी तो सामूहिक ही होगा। ठीक है, क्योंकि कार्य ही समूह में हो रहा है और उद्देश्य प्राप्त होगा तो वो भी सीधी सी बात है समूह में ही होगा। ठीक है, तो इसलिए जो प्रबंधक है वो सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। अगला है आपका प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। एक प्रबंधक सभी संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके कुशलता में वृद्धि करता है। जो प्रबंधक होता है वो कभी भी संसाधनों की बर्बादी नहीं होने देता। ठीक है, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करता है, फालतू की वेस्टेज नहीं करने देता। इससे क्या होता है, इससे प्रबंधक की कुशलता में निखार आता है, बढ़ता है और वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे प्रबंधक की कुशलता बढ़ती है। ठीक है, अगला है प्रबंध एक गतिशील संगठन तैयार करती है। प्रत्येक संगठन परिवर्तनशील वातावरण में काम करता है। बदलते वातावरण का सामना करने के लिए संगठन में भी अनेक परिवर्तन करने पड़ते हैं, अतः संगठन को सदैव तैयार रहना पड़ता है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो प्रबंध होता है वो गतिशील संगठन में, गतिशील नहीं सॉरी परिवर्तनशील संगठन वातावरण में स्थापित होता है और उसी में काम करता है। ठीक है, तो जो संगठन है वो बदलते वातावरण का सामना करने के लिए क्या करता है कि वो वातावरण के अनुसार भी अपने आप को बदलता है। जो संगठन है वो बदलते हुए वातावरण के अनुसार उसके साथ साथ ही संगठन यानी खुद को ही बदल लेता है। वो खुद को बदल कर किसके अनुसार चलता है, वो वातावरण के अनुसार चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि वो उनका सामना कर सके। क्योंकि अगर संगठन वातावरण का सामना नहीं कर पाया तो वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, रह नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। ठीक है, वो ठप पड़ जाएगा, बंद होने की कगार पे आ जाएगा। तो इसलिए वातावरण का सामना करना सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए संगठन वातावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं और इस काम को करने के लिए वो सदैव तैयार रहते हैं। क्योंकि जो वातावरण है वो बता कर नहीं आता है कि हाँ वातावरण अब बदलने वाला है, कभी भी वो बदल जाता है। ठीक है, तो उसके अनुसार ही ये बदलते रहते हैं, इसलिए इनको गतिशील संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिशील संगठन। इसलिए प्रबंध क्या है, वो गतिशील संगठन तैयार करता है। ठीक है, अगला है प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। ठीक है, अभी जो हमने पीछे व्यक्तिगत उद्देश्य पढ़े, प्रबंध क्या होता है, उनकी प्राप्ति में भी सहायक होता है। कैसे होता है, प्रत्येक कर्मचारी व्यक्तिगत उद्देश्य के रूप में उचित पारिश्रमिक लाभ, भागीदारी, पदोन्नति आदि प्राप्त करना चाहता है, जो प्रबंध द्वारा संभव हो पाता है। अभी हमने पीछे व्यक्तिगत उद्देश्य पढ़े थे जिनमें इन सारी चीज़ों का मैंने जिक्र किया। तो वो सारी चीज़ें संभव कौन बनाता है, वो प्रबंध बनाता है। ठीक है, इसलिए प्रबंध है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। अगला है प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। ये भी हमने पीछे पढ़ा, सामाजिक उद्देश्य पीछे पढ़े हमने। अभी वही बात यहाँ पर है कि जो प्रबंध है वो सामाजिक विकास में सहायक है। सहायक है कैसे है कि जैसे कोई संगठन या वो सॉरी कारखाना कहीं स्थापित कर रहा है, तो वो जब भी प्रबंध की क्रियाएं करेगा प्रबंधक, तो प्रबंध की क्रियाओं करते दौरान उसको समाज के हितों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने कार्य में मगन है और समाज के हितों को भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो कार्य कर रहा है तो उसको समाज के हित को भी ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा उसका। और वो कैसे करता है, उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध करा देता है, उनके आसपास के वातावरण को दूषित नहीं होने देता, शिक्षा पद्धति वहाँ पे उपलब्ध करवा देता है। तो ठीक है, तो ऐसे क्रियाओं को करके वो क्या करता है, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करता है। जिससे क्या होता है, वहाँ के आसपास के जो समाज है, जो इलाका है, वहाँ के आसपास के जो गांव है, रहने वाले, उन सब का भला होता है, उनका विकास होता है। ठीक है, तो ये है प्रबंध के क्या है महत्व, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ लिए और ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर समाप्त हो गई। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपकी ये एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से समझ में आई होगी और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न अब नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप कमेंट करके उसे बता सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप नोट्स को ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई, क्या दिक्कतें आई, क्या प्रॉब्लम आई, ताकि मैं उनका आगे से और अच्छे से
समझाने की कोशिश कर सकूँ, हल कर सकूँ उनको। और अगर आपका कोई दोस्त है जो कि बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहता है तो उसके साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी हिंदी मीडियम में पढ़ पाए। और अंत में एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो, नहीं आई हो तो भी कर देना, क्योंकि एक लाइक से आपका क्या जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।